Hello friend, this is Rashmi and today we will discuss how to study modern history. From Spectrums, a brief history of modern India. It is one of the renowned book that is generally preferred by all UPSC aspirant. तो लेट्स सी। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे इस पूरे वीडियो में कि किस तरह से मॉडर्न हिस्ट्री का जो बुक है स्पेक्ट्रम उसको अप्रोच किया जाए। क्या उसमें वो एक मोटी सी किताब आती है, क्या पूरा चैप्टर पढ़ना इंपॉर्टेंट है या कुछ पार्टिकुलर चैप्टर से इसको क्लियर किया जा सकता है, क्योंकि टाइम भी लिमिटेड है, तो किस तरह से इसको किया जाए। उसके अलावा हम यहाँ पे जानेंगे ये भी कि इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि किस तरह से हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में क्या क्या चेंजेस आए हैं, 2013 से 2019 में क्या क्या चेंजेस आए हैं क्वेश्चन में, और कितना टाइम देना चाहिए, किस तरह से अप्रोच करना चाहिए क्वेश्चंस को। फिर हम लोग ये भी जानेंगे कि करंट अफेयर और हिस्ट्री को किस तरह इंटरकनेक्ट करके पढ़ा जा सकता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोग ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन को एग्जाम में टैकल करें। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले एनालिसिस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स पैटर्न 2013 to 2016 वी फाइंड दैट सिंपल क्वेश्चंस कम फ्रॉम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आते थे जिसके लिए आपके पास जो भी नोट है आप उसको पढ़ लेते थे, जैसे और कम्पिटिटिव एग्जाम में होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको अच्छे से पता है कि अच्छा गांधी जी आए थे, गांधी जी के आने के बाद ये हुआ था, फिर वो हुआ था, तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि हाँ ऐसे, और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था। इवन स्पेक्ट्रम के लास्ट में टेबल्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते थे, अभी भी है इंपॉर्टेंट, लेकिन उस टाइम उसको पढ़ने से 5 में से 4 क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाते थे। लेकिन 2017 से यूपीएससी के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन में चेंजेस आए। 2017 टू 19 में हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। आप ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़ेंगे 1 सेकंड में आंसर दे देंगे, थोड़ा टाइम लगने लगा था उसको सॉल्व करने में, वो थोड़ा डीप रूटेड क्वेश्चंस थे। ये मैं नहीं करी, ये क्वेश्चंस कर रहा है, बिल्कुल आप क्वेश्चन से ही मैं एनालाइज करूँगी आपके सामने। सबसे पहले यूपीएससी सीएससी प्रीलिम 2016 का क्वेश्चन देखते हैं। द स्वदेशी एंड बॉयकॉट वर अडॉप्टेड एज अ मेथड ऑफ स्ट्रगल फ्रॉम द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द ए एगिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, बी होम रूल मूवमेंट, सी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, डी विजिट ऑफ द साइमन कमीशन टू इंडिया। तो जैसे ही स्वदेशी एंड बॉयकॉट वर्ड आता है तो हमें ध्यान में आ जाता है अच्छा ये तो पार्टीशन ऑफ बंगाल से रिलेटेड है, तो हम लोग विद इन 1 सेकेंड आंसर दे देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये 2016 का क्वेश्चन है। अब हम आते हैं 2018 के क्वेश्चन पे, उसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया? ए चार्टर एक्ट ऑफ 1813, बी जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, सी ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिस्ट कंट्रोवर्सी। तो जब ये क्वेश्चन मेरे सामने आया था, मैं एग्ज़ाम में बैठी थी, तो चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813 मैंने देखा, तो मैंने एक्ट पढ़ा था, तो मैंने बोला हाँ इससे रिलेटेड था कुछ, एजुकेशन से रिलेटेड चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813 में। सेकेंड, जब मैंने पॉइंट पे आगे बढ़ी तो जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन जब मैंने पढ़ा तो मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी, क्योंकि जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन मैंने वर्ड सुना ही नहीं था पूरे से। ठीक है, वो कौन सी कमिटी है। फिर आगे बढ़ी मैं, ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिस्ट कंट्रोवर्सी जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा हाँ ये रिलेटेड है एजुकेशन से ही। तो एक्चुअली इसका आंसर ए बी सी तीनों ही है, क्योंकि चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813 के अंतर्गत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपीज़ सेक्शन किए थे इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इंडिया में। ठीक है, विद द इफर्ट ऑफ मिशनरीज वगैरह काफ़ी इफर्ट करे तो इंग्लिश ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपया सेक्शन किया था इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इंडिया में। जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन भी काफ़ी न्यूज़ में था, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 लाख रुपये सेक्शन नहीं हुआ था, वो प्रपोज तो किए थे लेकिन सेक्शन हुआ था जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत। ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिश कंट्रोवर्सी दोनों ही कॉन्सेप्ट रिलेटेड है इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोशन में, क्योंकि ओरिएंटलिस्ट जो थे वो बिलीव करते थे कि ट्रेडिशनल लैंग्वेज में पढ़ाई होनी चाहिए, और एंग्लिश जो थे उनका बिलीव था कि मॉडर्न साइंस और इंग्लिश एजुकेशन में पढ़ाई होनी चाहिए। तो इसका आंसर है 4 ABC, ये सारे। तो इसका मतलब ये, अगर आप एनालिसिस में फिर से जाते हैं तो आप पाते हैं कि जितनी जल्दी हम पहले क्वेश्चन सॉल्व कर देते थे अब टाइम लगने लगा है, क्योंकि क्वेश्चन जो है थोड़ा डीप रूटेड आने लगा है। इवन 2019 में जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी लॉन्ग से आने लगे, लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन थे, और ऑप्शन भी बढ़ा दिया गया है। तो कहने का मतलब ये नहीं कि मैं आपको डरा रही हूँ, कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में चेंजेस आ चुके हैं, तो पैटर्न भी चेंजेस होने चाहिए, स्ट्रेटजी भी बदलनी पड़ेगी। तो जैसा कि सब लोग कहते थे, जब हम लोग भी खुद एग्ज़ाम देकर निकले तो काफ़ी डिस्कशन हुआ, तो बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे कहेंगे कि मेंस की जो बुक आती है विपिन चंद्रा की मोटी वाली, या उसके अलावा भी बुक्स आती है मेंस की, वो बुक पढ़ लो, अब तो स्पेक्ट्रम से नहीं होगा। तो बस नहीं कहूँगी, ऐसा कुछ नहीं है, स्पेक्ट्रम इज़ वेरी गुड बुक, इट इज़ अ वेरी समराइज मैनर में काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो उसी बुक को आप फॉलो करें। उसमें 2 वर्जन आते हैं, ओल्ड एंड न्यू, दोनों ही मेरे पास है, ओल्ड भी है और ये है ओल्ड एंड दिस इज़ न्यू।
दोनों ही वर्जन में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेनेशन है। आपके पास कोई भी वर्जन है दैन इट्स ओके, कोई वरी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको ओल्ड है तो न्यू में कुछ एक्स्ट्रा नहीं आया है। न्यू में क्या है, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस को इंक्लूड किया गया है, तो इसीलिए इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस एक्चुअली पॉलिटी का पार्ट है, तो दैट इज़ फाइन। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आते हैं चैप्टर्स जो है, जो न्यू है, जो इम्पॉर्टेंट है, जिसको आप कवर कर सकते हैं अगर आपके पास न्यू स्पेक्ट्रम है, वो है एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। ये एक अच्छी चैप्टर है, और अगर आपके पास ओल्ड भी है तो आप इसको एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं इस चैप्टर को, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, जिसमें बताया गया कि किस तरह से ब्रिटिश पावर एक्सटेंड हुआ है इंडिया में, मैसूर को किस तरह से कैप्चर किया, किस तरह से उसने मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन को कैप्चर किस तरह से इंडिया में किया। उसके अलावा जब एनसीईआरटी बुक की बात आती है तो ये भी आता है कि एनसीईआरटी कौन सा फॉलो किया जाए, ओल्ड या न्यू। तो एनसीईआरटी जो बुक है आपके पास, ओल्ड आप फॉलो करो या न्यू करो, दोनों ही कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप कुछ भी प्रेफर कर सकते हो। अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी कर रहे हो तो 11th में आती है एक बुक मॉडर्न, 11th या 12th में आती है इसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, वो आप कर लो, उसके कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास न्यू है, क्योंकि मैंने न्यू से पढ़ा है तो मैं न्यू बता सकती हूँ, न्यू बुक आती है थीम ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। थीम ऑफ इंडियन हिस्ट्री में 3 पार्ट है, इसका थर्ड पार्ट जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को कवर करता है। इसके स्टार्टिंग के चैप्टर जिसमें ये बताया गया कि इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसको आप कवर कर सकते हो इससे, ठीक है। एंड आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि स्पेक्ट्रम जो बुक है वो एक्चुअली बहुत समराइज मैनर में दिया हुआ है, उसके नोट भी जो है काफ़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन उसमें पूरी तरह से कवर किया गया है। उसके अलावा उसमें टेबल्स वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छे हैं, तो उस टेबल्स से आपके अगर 5 में से 2-3 सवाल तो बन जाते हैं टेबल से, तो टेबल्स ज़रूर कवर करना, ठीक है। और लेकिन स्पेक्ट्रम को अप्रोच करने का एक तरीका, इसलिए ये पूरे वीडियो बनाई ताकि स्पेक्ट्रम में क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो देखा जाए, क्योंकि स्पेक्ट्रम का एक ही प्रॉब्लम है कि वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तो दिया है पूरे चैप्टर को, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो लास्ट में है। तो लास्ट चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं, और कौन कौन सा पूरे बुक में चैप्टर को कवर किया जाए स्पेक्ट्रम हिस्ट्री का जो बुक है, उससे कैसे कैसे कौन कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है देखते हैं। तो पहला है एक्सपेंशन कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इंपॉर्टेंट है। फिर डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इंपॉर्टेंट है। सिविल एंड ट्राइबल अपराइजिंग इंपॉर्टेंट है। पीजेंट रिवोल्ट इंपॉर्टेंट है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857 इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया इंपॉर्टेंट है। इस पर एक्चुअली मैंने एक वीडियो भी बनाया है सेपरेट, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, काफ़ी अच्छी वीडियो है जिसमें मैंने सारे पॉइंट को कवर किया है, लिंक मैंने प्रोवाइड किया, आप चेक कर सकते हो। डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी, वुड डिस्पैच ऑफ 1854, इंपॉर्टेंट कमीशन, हंटर कमीशन, सैडलर यूनिवर्सिटी एक्ट, सब कुछ इसमें कवर है। उसके अलावा आप स्पेक्ट्रम के जो मैंने बताया कि कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर लास्ट में है, जैसे इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन इंडिया, सिविल एंड ट्राइबल अपराइजिंग, पीजेंट रिवोल्ट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, उसके अलावा भी जो स्टार्टिंग में कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो कि अगर सिलेबस देखते हो तो उसमें अच्छे से कवर है, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट 1905 टू 1919, फिर 1919 टू 1939, फिर 1939 टू 1947, ये तीनों फेज में पूरे इंडियन नेशनल मूवमेंट को पढ़ा जा सकता है। इस तरह से इसको पूरी तरह से कवर किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, तो मतलब ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, आप इसको अच्छे से कवर कर लो। उसके बाद हम देखते हैं पैटर्न ऑफ एग्जाम में क्या क्या चेंजेस आए, क्या पैटर्न है। तो यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन जो होते हैं वो फैक्चुअल भी आते हैं, एनालिटिकल भी आते हैं, एनालिसिस करके समझकर, मतलब आप सिर्फ बुक को रीड नहीं करो, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होता है, ठीक है। अगर हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को देखें तो कुछ कुछ पॉइंट हम एनालाइज करते हैं। पहला ये पॉइंट एनालाइज करते हैं कि जनरली यूपीएससी क्या करता है कि एक चैप्टर उठाता है, उसे 3-4 क्वेश्चन दे देते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल से आपको बताती हूँ, मनसबदारी एंड जमींदारी सिस्टम से क्वेश्चन आया था यूपीएससी एग्जाम में 2019 में, उसमें उस चैप्टर से ही उसने 3-4 क्वेश्चन दे दिए थे, ठीक है। उससे पहले 2018 में आया था डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन से, उससे भी उन्होंने 3-4 क्वेश्चन दे दिए थे। यानी वो एक चैप्टर पिक करते हैं, उसके बाद उसको अच्छे से कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। दूसरा एनालिसिस है कि क्या प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन रिपीट होते हैं यूपीएससी एग्जाम में। तो फॉर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री क्वेश्चन रिपीटिशन बहुत कम होता है, नहीं होता है। और जहाँ तक प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं तो हम ये पाते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिसको वो बार बार क्वेश्चन से आते हैं। वो सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर का मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है, वो अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके अलावा ये भी सवाल हमारे माइंड में आता है कि करंट अफेयर को कैसे कवर किया जाए हिस्ट्री से रिलेटेड,
क्योंकि अगर आप मैगजीन भी फॉलो करते हो तो हिस्ट्री से क्या करते हैं, वो मैगजीन में हिस्ट्री का एक सेपरेट कॉलम होता है जिसमें वो अबाउट 10 टॉपिक्स दे देते हैं। अगर 10 टॉपिक्स हम देखें और 12 मंथ देखें तो अबाउट 120 टॉपिक्स हो जाते हैं। सिर्फ हिस्ट्री से 120 टॉपिक्स को कवर करना, करंट अफेयर क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री से लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आते, तो उसको कैसे कवर किया जाए, ये एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है। उसके लिए क्या है कि आप ऐसा कीजिए कि अपने कॉपी से एक पतली सी मतलब कॉपी का एक पेज निकालिए, और जब आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो ना, तो जो भी आपको खुद फील हो कि हाँ ये हिस्ट्री का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस उसको आप उस कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से आप अबाउट 10 टॉपिक्स बना लीजिए जो कि करंट अफेयर और हिस्ट्री दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने यहाँ बताती हूँ मैं आपको, इस टाइम करतारपुर कॉरिडोर काफ़ी न्यूज़ में था, तो करतारपुर कॉरिडोर न्यूज़ में था तो महाराजा रंजीत सिंह का फेस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा टिप्पू सुल्तान का टाइम इंपॉर्टेंट है क्योंकि कर्नाटका गवर्नमेंट उसके बर्थ एनिवर्सरी को मनाने से मना कर दी थी, तो वो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। उसके अलावा दलित मूवमेंट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि संत रविदास जो थे उनका टेम्पल हाल ही में डिमोलिश किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे, तो ये दलित मूवमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा सुभाष चंद्र बोस का टाइम इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको भी पता है कि अंडमान और निकोबार में उनके नाम से कुछ आइलैंड भी बनाए गए। फिर लाल बहादुर शास्त्री का भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस पर मूवी आई है, ताशकंद डिक्लेरेशन। तो इस तरह से कुछ पॉइंट आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ ये करंट अफेयर में है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के लिए। उसको इस पेज में लिखिए, अबाउट 10 to 15 आपके वो टॉपिक हो जाएंगे, बस उसको आप प्रिपेयर करें। इस तरह से आप इस तरह से आप कर सकते हो। अब आता है कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाए एग्जाम में। तो क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका है कि आप यूपीएससी मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस को स्पेशली 2 या 3 बार रीड करें क्योंकि क्वेश्चन थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। ठीक है, एक्चुअली जब हम पढ़ते हैं और वही चैप्टर से क्वेश्चन आ जाता है तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं। एक्साइटेड नहीं होना था, उसको थोड़ा सा पेशेंस से सॉल्व करना होता है। देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है, द स्टेपल कमोडिटी ऑफ export by the English East India Company from Bengal in the middle of 18th century are। ठीक है, तो ऐसे में आपको क्या है, टाइम पीरियड आपको ध्यान में रखना है, मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी। ठीक है, इसका मतलब कि क्या क्या हम लोग गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं बंगाल से। ऑप्शन देखते हैं, ए कॉटन, आलसी, ओपियम, बी शुगर, सॉल्ट, जिंक, लेड, सी कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, स्पाइसेस एंड टी, डी कॉटन, सिल्क, साल्टपेटर एंड ओपियम। तो जब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हम लोग पाते हैं कि मुझे जैसा याद था कि ओपियम तो है, तो इससे मैंने क्या किया, बी और सी को एलिमिनेट कर दिया था और ए और डी भी बचते हैं मेरे पास। उसके अलावा मैंने देखा कि दोनों में कॉटन कॉमन है, तो ठीक है कॉटन और ओपियम है, कॉटन एंड ओपियम तो है। सिल्क और साल्टपीटर अब बचता है और इधर बचता है आलसीड। तो क्योंकि सिल्क और कॉटन इंडस्ट्री बंगाल में डेवलप हो रहे थे तो इससे मुझे पता चल गया आंसर है इसका डी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना होता है, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू।